हाँ। तो बेसिकली अगर आप चंद्रप्रभा के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें 30 से 32 के अराउंड द्रव्य है। तो बेसिकली ये रूल रहता है कल्प का कोई भी कि जितने जितने ज्यादा द्रव्य उसमें रहते हैं उतना वो ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाता है और यूज करने के लिए आसान हो जाता है एक तरह से, क्योंकि ऐसी ज्यादा अवस्थाएं नहीं रहती जिसमें पूरा कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। तो चंद्रप्रभा और मोक्षर आदि भले ही दो मूत्र व स्रोतस के लिए और प्रमेय के लिए यूज होने वाले कल्प हो, उसमें से ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम चंद्रप्रभा है, क्योंकि गोक्षुर आदि में तो त्रिकटु, त्रिफला, गोक्षुर, गुग्गुल और मुस्ता इतने ही द्रव्य है। और चंद्रप्रभा में 31 या 32 द्रव्य है। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है कि चंद्रप्रभा ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो अभी अगर आप द्रव्यों का प्रमाण देखेंगे तो अलग अलग चूर्ण, उनकी क्वांटिटी, इस सब का आपने लिख लिया पेपर पे कि रेशो क्या आता है। तो सबसे ज्यादा रेशो में गुग्गुल और शिलाजतु, ये दो द्रव्य है। तो उस हिसाब से गुग्गुल और शिलाजतु के अगर आप गुण देखेंगे तो वो पूरे ही मेनली क्लेद कम करने वाले, कफ कम करने वाले। जैसे कि यहाँ लिखा है कि ऑल इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट शर्करा और कफग्न। तो पूरे कल्प में ही शर्करा एक छोड़ दी तो सब कफग्न ही द्रव्य है। और शर्करा भी ऐसे, एक्चुअली क्या है कि सभी द्रव्य कफग्न तो है ही, पर कफ के स्पेसिफिकली पिच्छिल और गुरु गुण जो है वो कम करने वाले हैं। शर्करा कफ कारक होते हुए भी वो पिच्छिल नहीं है और वो ज्यादा गुरु भी नहीं है। तो उसका वैसे भी रोल और क्वांटिटी वाइज वो कम है इस कल्प में, पर फिर भी वो पिच्छिल और गुरु गुण इतना नहीं बढ़ाती। तो बेसिकली ये कफ के द्रव पिच्छिल और गुरु गुण पे काम करने वाला कल्प है, और पित्त के द्रव और विसर्ग गुण पे काम करने वाला कल्प है। पित्त का जो उष्ण और तीक्ष्ण गुण है वो ये ना बढ़ाएगा ना कम करेगा। ठीक है। तो अभी धातु देखेंगे तो प्रमेय की फलश्रुति में इतने व्याधि, सॉरी, चंद्रप्रभा की फलश्रुति में इतने व्याधि आए हैं। उनमें से यूनिक वाले लिखे हैं मैंने। प्रमेय आया है, दंत रोग आया है, नेत्र रोग आया है, अंड वृद्धि आया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बेसिकली ऐसा कोई भी अ, धातुओं का कॉम्बिनेशन नहीं है जहाँ पे आप चंद्रप्रभा नहीं यूज कर सकते। आप बोल सकते हैं कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऐसी कंडीशन आप पिन पॉइंट ही नहीं कर सकते, इतना ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम करते हैं। इसीलिए उसमें स्टार्ट में फलश्रुति में आता है कि चंद्रप्रभा सर्वरोग प्रणाशिनी, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं वो। तो अभी क्या रहता है कि इसमें अगर आप जो द्रव्य पड़े हैं उस वो देखेंगे तो पहले तो सब दीपन पाचन करने वाले चतुर्जा, त्रिफला, त्रिकटु ऐसे ही द्रव्य है, वचा, कर्पूर एक्सेट्रा। तो पर इनमें से ऐसा बहुत ज्यादा तीक्ष्ण दीपन पाचन कफगनावा जैसे भल्ला तक हो, या फिर कोई ताम्र भस्म जैसी चीज हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। भस्म भी जो यूज किए हैं बहुत शामक टाइप के, बिना मतलब जो वैसे तो सभी धातु विषाक्तता निर्माण करते हैं अगर शोधन मारण नहीं किया हो तो। पर फिर भी जो बहुत माइल्ड धातु है जैसे स्वर्ण मक्षिक है, लोह है। अब मॉडर्न वाले तो डायरेक्टली आयन के ऑक्साइड वगैरह देते हैं आयन सप्लीमेंट्स में। तो ऐसे जो ताम्र जैसा या कोई आर्सेनिक कंपाउंड जैसा जो विषद्रव्य युक्त धातु है, विष धातु है, ऐसा कोई भी धातु का भस्म इसमें नहीं है, सिर्फ स्वर्णमाक्षिक और लोहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेसिकली अगर हम कैटेगरीज करेंगे कोई भी द्रव्य के, तो द्रव्य एक तो आहारीय द्रव्य रहता है, औषधि द्रव्य रहता है, नहीं तो विष द्रव्य रहता है। तो इनमें फर्क क्या है? ये आहारीय द्रव्य पे हमारे बॉडी का कंट्रोल ज्यादा रहता है। मतलब अगर आपके बॉडी को 1 चम्मच शक्कर खाने की जरूरत है पर आपने 3 चम्मच खा ली, तो एज लॉन्ग एज आप स्वस्थ इंसान है, आपकी बॉडी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके, क्या अभी मॉडर्न आप सीखे हो तो ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट करके, ये वो करके, वो शुगर का हिसाब जो ज्यादा आपने खाई है वो लगाने वाली है। ये बार बार करोगे तो प्रमेय होगा, वो अलग बात है। पर उसके लिए लगने वाला टाइम और उसके लिए लगने वाली शुगर की मात्रा खाने में ये इतनी ज्यादा है कि अ, मतलब क्रॉनिक डिसीज
क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ही प्रमेय होता है। ऐसे 2 दिन शक्कर ज्यादा खा ली तो प्रमेय नहीं होता। ये सेम लॉजिक आप किसी भी आहार द्रव्य को लगा सकते हो। 2 दिन आप रुक्ष आहार विहार करोगे और आपको अचानक से गुल्म हो गया, ऐसे नहीं होने वाला है। तो बेसिकली आहार द्रव्य का क्या करना है, ये बॉडी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती है। ऑन द अदर हैंड, जैसे आप आहार से ऊपर औषधि द्रव्यों में जाओगे, तो औषधि द्रव्य पे बॉडी का आहार द्रव्य जितना कंट्रोल नहीं रहता, पर विषय द्रव्य जितना कम कंट्रोल भी नहीं रहता। जैसे अगर आप अश्वगंधा खाओगे तो उससे शुक्र बढ़ने ही वाला है। थोड़ा बहुत कम बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन आपको कितना बचा, कितनी सामता है, आपके दोषों की स्थिति क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर बिल्कुल शुक्र बढ़ा ही नहीं अश्वगंधा खाने से, ऐसे तो नहीं होने वाला। एक लेवल और ऊपर गए तो आते हैं विषय द्रव्य। अगर आप अभी शुक्र बढ़ाने के लिए सीधा मकरध्वजी खा रहे हो, उसमें तो कोई भी मतलब पारद भी विष है, गंधक भी विष है, तो वो तो आपको बिना सामता विरामता, धातु की अवस्था, धातु के मतलब सारता निस्सारता कुछ ना देखते हुए सीधा जाके शुक्र बढ़ाने ही वाला है आपको। आपकी बॉडी पे आपकी बॉडी का उस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं है। वो शरीर में जाएगा, काम करेगा। वो अच्छा काम करेगा या बुरा, वो कंट्रोल करने का शास्त्र ही हम रस शास्त्र पढ़ते हैं। तो विषय द्रव्य जब आप खाते हो उस पे बॉडी का कुछ कंट्रोल नहीं रहता। औषध द्रव्यों पे बॉडी का थोड़ा कंट्रोल रहता है, और आहार द्रव्यों पे बॉडी का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर चंद्रप्रभा जैसे कल्प आप देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा तीक्ष्ण, बहुत ज्यादा विषैली ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल की ही नहीं है। सब चीजें जो जो यूज की है वो माइल्ड टाइप की औषधि है, और ऊपर से रसायन टाइप की औषधि है। बहुत कम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो रसायन जिनकी फलश्रुति में नहीं आता। तो बेसिकली चंद्रप्रभा इन सब कारणों से बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम और बहुत ज्यादा बिना दोष वाली दवाई बनती है। आप किसी भी केस में चंद्रप्रभा दोगे तो सामने वाला दूसरा वैद्य आपको ठोस तरीके से नहीं बोल सकता कि ये बिल्कुल गलत है। चंद्रप्रभा कभी बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकती किसी भी केस में। इसीलिए मैंने इधर लिखा है कि बैलेंसिंग ड्रग है, कोई विषय द्रव्य नहीं है। और एक बात आती है कि जैसे हमने पहले वाले डिस्कशन में देखी थी कि अधिकार का बहुत ज्यादा महत्व रहता है आयुर्वेद में। और ये शारंगधर संहिता का कल्प है, तो उसमें तो खंडों के अनुसार और डोसेज फॉर्म मतलब टैबलेट्स, गुटी वटी, अवलेह, क्वाथ, अरिष्ट, इस टाइप से डिवीजन किया है, ना कि व्याधि के आधार। तो ये तो गुटी वटी कल्पना में आने वाला कल्प है, इसलिए इसका फिक्स कोई अधिकार नहीं है, फलश्रुति और इंग्रेडिएंट से ही इसको समझना है। तो इसीलिए बेसिकली चंद्रप्रभा अनुपान भेद से या बाकी दवाई मिक्स करके या बाकी कल्प द्रव्य मिक्स करके आप किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हो। अभी हम देखते हैं गोक्षुरादि गुग्गुल। अच्छा, गोक्षुरादि गुग्गुल देखने से पहले चंद्रप्रभा पे किसी को कुछ शेयर करना है या क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो गोक्षुरादि गुग्गुल का बेसिक्स देख के बाद में डिस्कशन में जाएंगे। एनीवन? हेलो, अक्षय आवाज है तो है? ओके। तो गोक्षुरादि गुग्गुल में जैसे मैंने बोला कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है। त्रिफला, त्रिकटु, मुस्ता और गुग्गुल, इतने ही मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें। तो अभी इसमें थोड़ा सा। हेलो। हाँ। तो बेसिकली इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे तो इसका जो बनाने का विधि है उसमें गोक्षुर का काढ़ा लेना है पर मुस्ता का चूर्ण डालना है। अब मैं गोक्षुर और मुस्ता पे इधर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि त्रिफला और त्रिकटु जो दो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा कल्प में आपको रिपीटेड दिखेंगी।
ये बहुत मतलब एकदम क्या बोल सकते हो आप, एकदम बेस्ट दवाई है आयुर्वेद की। ये सभी ऑलमोस्ट सभी कल्पों में आपको मिलती ही है। और स्पेशली वातरक्त और प्रमेह और कुष्ठ, ये तीन व्याधि के बहुत सारे कल्पों में त्रिफला त्रिकटु ये कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। उस पे बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो वो थोड़ा साइड में रखते हुए, गुग्गुल का तो सबको पता ही है कि कैसे वो मूत्र पे, मेद पे और प्रमेह पे काम करता है। तो गुग्गुल पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। बेसिकली गोक्षुरादि और चंद्रप्रभा का कंपैरिजन, और गोक्षुरादि में गोक्षुर और मुस्ता का कंपैरिजन। तो गोक्षुर का काढ़ा लेने के लिए बोला है, पर मुस्ता चूर्ण डालने के लिए बोला है। अब मुस्ता जो है वो प्लांट का राइजोम है। तो राइजोम क्या चीज होती है कि ऊपर आपको जैसे आप अदरक देखते हो, अदरक भी राइजोम है। ऊपर उसके पत्ते आते हैं, नीचे रूट्स आते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये जो इस टाइप के पौधे हैं, इनको स्टेम नहीं रहता। जो बाकी बड़े पेड़ों को स्टेम रहता है, इनका स्टेम ही जमीन के अंदर रहता है, हॉरिजॉन्टल। वो राइजोम बोलते हैं उसको। तो बेसिकली क्या है, रूट से न्यूट्रिशन आता है, और ऊपर जाके फिर लीव्स, फ्लावर्स जो भी है, सीड्स वो तैयार होती है, उसको न्यूट्रिशन पहुंचाना होता है। बीच में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेसिंग है, वो सब राइजोम में होता है। राइजोम न्यू रूट्स को भी न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है, न्यूट्रिशन स्टोर भी कर रहा है, और ऊपर वाले प्लांट के पार्ट को भी न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है। तो अभी आप ऐसा थोड़ा लॉजिकली देखोगे, तो राइजोम ये जैसे हमारे पेट में बाहर से आ रहा है और उसका धातुओं में परिवर्तन हो रहा है, वैसा ही काम कुछ राइजोम करता रहता है। क्योंकि ये जो कैपेबिलिटी है, जो भी स्टोर करना है स्टोर करने की, और अलग अलग न्यूट्रिशन अलग अलग जगह पे पहुंचाने की, ये मेन काम अग्नि का है। तो अभी आप कोई भी राइजोम हम जो यूज करते हैं, हरिद्रा हो गया, वचा हो गया, अदरक हो गया, मुस्ता हो गया, ये सब राइजोम अग्नि बढ़ाने वाले हैं। ये सब राइजोम कफ को कम करने वाले हैं। ये सब राइजोम दीपन पाचन है। तो ये इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। और दूसरी बात ऐसी है कि सभी स्टोरेज जो ह्यूमन बॉडी में होता है, एनर्जी का स्टोरेज फैट के फॉर्म में होता है। ओके। तो और राइजोम में प्लांट का जो फूड है, प्लांट के जो स्टार्चेस वगैरह रहते हैं, वो राइजोम में स्टोर होते हैं, कंद जिसको बोलते हैं। तो फैट को अगर आप कंद से कोरिलेट करोगे, तो सभी राइजोम जो है, मुस्ता, अगेन अदरक, हरिद्रा, वचा, ये सब मेदो रोग में भी आते हैं और मेदग्न भी है। तो ये मेद और राइजोम का रिलेशन, अग्नि और राइजोम का रिलेशन, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अ, और इसमें स्पेसिफिकली मुस्ता ऐसा है कि ये जल महाभूत का पचन अच्छा करता है, और क्लेद को कम करता है। अंधाधरण गोक्षुर तो मधुर मधुर शीत वृष्य, क्लेद बढ़ाने वाला, कफ मेद सब बढ़ाने वाला, ऐसी मधुर मधुर शीत दवाई है। तो गोक्षुरादि गुग्गुल में इसका दोनों का यूज किया है। क्योंकि हमें अच्छा जो कफ है, अच्छा जो मेद और अच्छा मांस वगैरह तैयार करना है बॉडी में, जो प्रमेह में कम हुआ हुआ रहता है, सब द्रव गुण में बदल के मूत्र से बाहर निकलता रहता है। तो अच्छा, अच्छी न्यूट्रिशन वाला कफ, क्लेद, मेद, ये सब तो बढ़ाना है। पर क्या बोलते हैं, जो बुरा क्लेद है उसको भी कम करना है। तो इसलिए ये गोक्षर और मुस्ता का बैलेंसिंग जो है वो इस कल्प में आया है। तो अभी आप ऐसे सोचोगे कि अच्छी चीज अगर बढ़ानी है, पर ज्यादा पिक्चल और गुरु तरीके से नहीं बढ़ानी, तो आप क्या यूज करोगे, आप उसका काढ़ा यूज करोगे। और अगर पिछिल और गुरु गुण कम करना है किसी बुरी चीज का, तो आप ड्राई फॉर्म यूज करोगे, इसलिए मुस्ता का चूर्ण यूज करिए, क्या है ऐसा। ऐसी मेरी समझ है इसको अभी। ओके। तो ऐसा है ये गोक्षुरादि गुग्गुल। तो गोक्षुरादि गुग्गुल चंद्रप्रभा जितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। ये स्पेसिफिकली प्रमेह, मूत्र व स्रोतस रिलेटेड व्याधि, और शुक्र और अर्तव स्रोतस रिलेटेड व्याधि में भी यूज कर सकते हैं। और इसकी फलश्रुति में वातरक्त, प्रमेह, कुष्ठ तीनों आया है। तो फलश्रुति में आए हुए व्याधि, और स्पेसिफिकली अगर जिस केसेस में आपको हिस्ट्री मिलती है कि मूत्रवा स्रोतस का कोई व्याधि हुआ है, या फिर प्रमेह की हिस्ट्री है, और अभी वातरक्त हुआ है, या वाइस वर्सा, तो ये कल्प ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। नहीं तो इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये नहीं है जितनी चंद्रप्रभा है।
अब किसी ने इसका भी पूछा था कि चंद्रकला से भी कंपैरिजन करना है, पर चंद्रकला के एक्चुअली दो पार्ट हैं। तो एक पार्ट तो रक्त पित्त वाला है जो गुणेश शास्त्री की पुस्तक में आया है। अ, और दूसरा जो पार्ट है उसका मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, वो यहाँ डालता हूँ। आई गेस ये जो पार्ट है दूसरा वाला, इसी के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि ये भी अगेन प्रमेय और मूत्रवास से रिलेटेड पार्ट है। तो इसमें तो वही सब, केला, कर्पूर, धात्री, जातिफल, शाल्मली, वंग, लोह, अ, और इसकी भावना विदे श्लोक की कटुका तिक्ता स्वादुपका रसायन वगैरह वगैरह, संग्रायणी कषायः लघ्वी बल्याग्निदीपनी, दोषत्रयामतवृद्धा मेह कासांश पांडुरताम, तो मेह तो इसमें आता ही है। शाल्मली क्या है? शाल्मली ब्रूहण करने वाली है। तो ये ज्यादा वातज प्रमेय के लिए आया है कल्प, ऐसा लगता है इसको देख के, क्योंकि इसमें सब बल बढ़ाने वाली, शुक्र बढ़ाने वाली, अच्छी तरह से मांस और इसका मांस और पित्तर धातु का पोषण करने वाली ऐसी चीजें ज्यादा आई है। तो ये वातज या फिर पित्तज प्रमेय या पित्तज प्रमेय, इसमें ये ज्यादा यूज होगा। तो ये तो बहुत स्पेसिफिक प्रमेय का कल्प है, इसको आप इधर उधर यूज नहीं कर सकते चंद्रप्रभा जैसा। तो बेसिकली आपको स्पेसिफिकली वातज या वात पित्तज प्रमेय ट्रीट करना है तो चंद्रकला। अगर आपको मूत्रव, स्रोतस, वातरक्त, कुष्ठ ऐसे कुछ संप्राप्ति एक में से दूसरा, पहले में से दूसरे में से पहला, ऐसा कुछ है तो गोक्षरादि गुग्गुल। और बिना ज्यादा सोचे समझे कोई तो मूत्र स्रोतस या मेद पे या प्रमेह पे जाने वाला लग रहा है पेशेंट, या ऐसी हिस्ट्री है, तो आपको बाकी दवाई के साथ कुछ तो यूज करना है उसमें, रसायन जैसा और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो चंद्रप्रभा आप ऑलमोस्ट किसी भी व्याधि में यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक तीनों में डिफरेंस है। अभी किसी और को कुछ शेयर करना है क्वेश्चन से तो बता। हेलो। हम्म। हम्म। हाँ, मला हाँ, हिंदी हिंदी में बात करना है, वही रह जाता। जो गोक्षुर आदि गुग्गुल है ना, तो स्पेसिफिकली प्रमेह में जब हम्म। यूज करते हैं तो गोक्षुर ये मतलब बहुत बार आता है कि प्रमेह में मधुर मधुर शीत द्रव्य प्रमेह में कैसे आ गया। एक तो एक लॉजिक ये आता है कि ये वातज प्रमेह में यूज होने वाला है, वो तो कॉमन है कि वातज प्रमेय में यूज हो जैसे है। पर क्या है ना कि गोक्षुर जो है वो स्पेसिफिक तृतीय अवस्था पाक में काम करने वाला द्रव्य है। और तृतीय अवस्था पाक में जो है दोनों मतलब, एक तो वहीं पे जो स्थूल वात की उत्पत्ति जो होती है, जो हमारे शरीर का वात का पोषण करता है अवस्था पाक में, वहां पे ये गोक्षुर काम करता है। तो जहाँ पे और वहीं पे जो वात उत्पन्न होता है वो अपान के स्थान पे कर्म करने वाला वात होता है। तो प्रमेय की संप्राप्ति जो है वो मुख्यतः अपान के क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देती है। मतलब हमारे आयुर्वेद में वो ब्लड शुगर वाला प्रमेय नहीं है, हमारे इसमें प्रत्यक्ष में हेतु इति प्रमेय है। तो मतलब कि जिसमें मूत्र मार्ग से धातु जा रहे हैं या शरीर रूपी जो अंश है वो जा रहा है। तो जैसे कफज मेह में देखोगे तो सारे जो कफ के मेह है उनमें धातु जो है वो स्निग्ध स्वरूप में जा रहे हैं। और जैसे जैसे वातज प्रमेय आते हैं तो सूक्ष्म धातु जैसे शुक्र जैसा धातु भी बाहर जा रहा है। तो उसे चरक जैसे ग्रंथ में मतलब जो वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ है वहाँ पे असाध्य बताया गया है। तो उसमें ये चीज देखने लायक है कि ये गोक्षुर ऐसा प्लांट है, मतलब वनस्पति है जो स्पेसिफिकली तृतीय अवस्था पाक में काम करता है। तो ये मैं बस ऐड करना चाहता था राइट। कि हाँ, कि मतलब कहाँ पे ये काम करता है। तो गोक्षुर आदि गुग्गुल, गोक्षुर प्लस मुस्ता हाँ हाँ, त्रिकजु, और एक, और ये कॉम्बिनेशन जो है ये सारा मतलब मोस्टली पित्त वातज ही जाएगा।
पूरा तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। इससे सब। और एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जो मैं गोक्षर और मुस्ता का कंपैरिजन कर रहा था, तब हम्म। अक्षय ज्वाइन हुआ था या नहीं मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, तो मैं मेरा नेटवर्क अवेलेबल नहीं था, मैंने डाला है ग्रुप में। ओके, तो हाँ। बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि एक तो उसमें एक पॉइंट रह गया कि गोक्षुर बहुत ड्राई क्लाइमेट और सैंडी सॉइल में आता है, और मुस्ता हमेशा पानी के पास आता है। यस यस यस। पर उनके गुणधर्म जो है वो एग्जैक्ट अपोजिट है। ये मधुर यस। मधुर शीत है, कफ क्लेद बढ़ाने वाला वृक्ष वाजीकरण ऐसा है। और हम्म। मुस्ता कफ पित्त मेद क्लेद सबको कम करने वाला है, हम्म। और स्तन्य शोधन करने वाला है। यस। तो बेसिकली एक कफग्न है और एक कफकारक नहीं बोल सकते, पर मतलब कफ अच्छे कफ का पोषण करने वाला ऐसा ज्यादा काम है वो। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं बीच में बैठ रहा है कि गोक्षुर जैसा कफवर्धन ठीक करने है, वाला कारक द्रव्य भी अभी है के और लिए मुस्ता जैसा कफ का कंपैरिजन शरण के लिए करने। बोल। हम्म। हाँ, तो मैं राइजोम और अग्नि और राइजोम और मेद धातु ये कंपैरिजन कर रहा था कि राइजोम में कैसे, हाँ, वो वाला मैंने मतलब सुना, वो रूट से। कंपैरिजन मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ, तो हाँ। राइजोम में मतलब एक्चुअली बोटेनिकली क्या क्या एग्जैक्टली और होता है मुझे पता नहीं, वो थोड़ा हम्म। बताओ। हाँ, कि कैसा है ना कि मतलब क्या क्या एक तो हम्म कि क्या कोई भी फंक्शन है उस पार्ट का प्लांट में। अब इस हाँ, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने लायक ये है कि वनस्पति का कलेक्शन जो बताया गया है उसका काल बताया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज देखने लायक है। तो ये राइजोम वाला जो सारा सेक्शन है ना, ये मतलब जो भी मुस्ता हो गया या फिर निशा जैसी हो गई, हल्दी हो गई, फिर उसके बाद कोष्ठकुलंजन हो गया, मतलब जिंजरबेसी फैमिली के सारे ही हो गए। और तो हम्म। ये सारों का कलेक्शन बताया कब गया है, जब ऊपर का वृक्ष मतलब जो पेड़ है या जो शुप है उसका ऊपरी भाग जब जलना शुरू हो जाए। तो ये मतलब क्या है ना सूखना। इनकी, हाँ हाँ, सूखना शुरू हो जाए। तो इनका ये जो मेन काम है ना, ओके। हाँ, वो होगा कि अगले साल मतलब अगले ऋतु में फिर से नई उत्पत्ति करने के लिए है। तो यही इनका मतलब फूलों से परागन होके उनका बीज तो फैलता ही है, पर उनका हम्म। खुद का ग्रोथ भी इसी इन्हीं चीजों से होता है। तो ये सिर्फ एनर्जी स्टोरेज नहीं है, तो ये उनका सेक्सुअल असेक्सुअल प्रोपोगेशन भी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अच्छा, कि मतलब राइजोम अगर आप सॉइल में पड़ा रहता है और फिर से यस, सीजन आने के बाद उससे फिर से फिर से उसमें से प्लांट ग्रो होता है, पुराना राइजोम सड़ जाता है ओके। और नए राइजोम्स तैयार हो जाते हैं। तो अच्छा। ये टेक्निक होती है। हाँ, ये मतलब कोई भी आप ये जिंजरवेसी फैमिली या ग्रास फैमिली के जो कोई भी रूट्स वाले हैं उनका देखोगे, तो इसकी खासियत ये है कि ये दोनों को धारण कर रहा है। मतलब ये सारे प्लांट के जो सारे क्या कहते हैं सूक्ष्म बीज रूप चीजों को धारण कर रहा है। तो ये शोधन के सभी लिए धातु काफी है बेसिकली हाँ प्लांट हाँ, के इसका उसमें। हाँ, प्लांट के सारे धातु उसमें सूक्ष्म रूप में, जैसे बीज में पूरा पेड़ समाया होता है वैसे राइजोम्स में भी होता है। तो इनका इस्तेमाल जैसे तुमने कहा कि मोस्टली ओके। पाचन के लिए किया जाता है। तो अभी जैसे कोष्ठ है मतलब साउथ में रासना का भेद जो यूज किया जाता है वो भी राइजोम ही यूज किया जाता है एक अलग से। तो इनको हमेशा हमें शरद और ग्रीष्म में ही कलेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो शरद और ग्रीष्म कलेक्शन पीरियड है, क्योंकि आप देखोगे कि शरद में अब बाहर जाओगे तो आप देखोगे कि अब चीजें सूखने लगी है, मतलब जो पेरेनियल्स इस साल के जो वर्षा ऋतु के पौधे हैं वो सूखने लगे हैं। तो वैसे ही ये हल्दी वर्ग की फैमिली भी सूख जाती है जब हाँ बरसात खत्म हो जाती है। तो हम अभी आर्टिफिशियली पानी दे दे के उसको ज्यादा दिनों तक रखते हैं। पर आप अगर तामनी अगर घूमने जाते हो, मल्लार ने तो काफी बार साथ में घूमे हम लोग, तो वहां पे देखो अभी अभी बरसात में बहुत सारा हल्दी फैमिली के दिखाई देते हैं, पर अभी ठंडी के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये एक कहीं पे हम्म। ये है कि एक तो सारे धातुओं पे काम करने वाले जो उनका काम है वो है, और दूसरी चीज ये है कि अभी ये तो यथा पंडे तथा ब्रह्मांडे हो गया, पर मुस्ता का स्पेसिफिकली ले लिया जाए तो मुस्ता ऐसी वनस्पति है
जो जलीय अंश का बहुत ही अच्छा पाचन करती है। मतलब उससे अब उसमें भी दो तीन, जलमुस्ता हो गया और एक रेतीला मुस्ता हो गया। तो जलमुस्ता जो होता है बड़ा होता है थोड़ा सा, वो काफी उड़ीसा साइड में, मतलब तू तू आपने बताया था कि उड़ीसा साइड में बहुत है वो। हाँ, वो ज्यादा जलीय अंश का पाचन करता है। हाँ वहाँ तो बहुत ये, बड़े बड़े इसके मतलब ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 फीट के मुस्ता के, क्या बोलते हैं, शुक, हाँ, क्या ग्रास, हाँ, कैटेगरी नहीं शूट्स होते पता हैं। मुझे। हाँ हाँ, यस, हाँ हाँ वही। हाँ, तो ऐसा लगता है कि छोटा गन्ना है क्या। इतना बड़ा होता है वो। हम्म, हम्म। तो ये एक इम्पोर्टेंट था। और दूसरा ये मतलब गोक्षुर के ऊपर, जो गोक्षुर आदि गुगुल का, मुझे यही पॉइंट लगा कि इसकी फलश्रुति में देखोगे तो कुष्ठ आया हुआ है। तो ये थोड़ा सा सोचने लायक है कि अब सारा कॉम्बिनेशन देखोगे तो गोक्षुर, त्रिफला, त्रिकटु और फिर मुस्ता, तो ये कॉम्बिनेशन कहीं से भी कुष्ठ के लॉजिक में बहुत जल्दी लगने वालों से नहीं। थोड़ा मतलब थोड़ा। हेलो मल्हार। हाँ हाँ, अभी आ रही है। हाँ, तो ये जो इसका गोक्षुर का कुष्ठ, मतलब कौन सा, क्या कुष्ठ की क्या संप्राप्ति पे ये काम करेगा, इस पे थोड़ा सा फोकस मुझे लगता होना चाहिए। हाँ नहीं, इसमें वातरक्त, कुष्ठ और प्रमेह तीनों आए हैं फलश्रुति में। तो हम्म, वातरक्त के अगर आप हेतु वगैरह देखोगे तो उसको दूसरा नाम है आढ्यवात। तो ये गरीब इंसान को या बहुत कष्ट करने वाले इंसान को रेयरली होता है। आजकल हमें सबको हाँ, दिखता है क्योंकि सभी बहुत ज्यादा गुरु और स्निग्ध खा रहे हैं। मतलब हम्म, अभी गुरु और स्निग्ध खाना ये कोई एलिट लोगों की बात रही नहीं है आज के जमाने में। सभी का खाना गुरु और स्निग्ध है। तो हम्म, इसीलिए आजकल वातरक्त ज्यादा दिखता है। पर वातरक्त के अगर हेतु देखोगे तो वो क्षार, अम्ल, लवण, विदाई वगैरह वो सब छोड़ दिए तो बाकी सब कफ और मेद बढ़ाने वाले ही हेतु है। अति हम्म, स्निग्ध, अति गुरु, अध्यशन हम्म, वगैरह ऐसा सब उसमें हाँ, आया है। और इसीलिए वो उस टाइम पे राजाओं को होता था। क्योंकि हर रोज मतलब जो हम बेसिकली रोज का शाही खाना और फिर ऊंट वगैरह पे या घोड़े पे बैठना, ये उसका लॉजिक है। तो उधर विकृत रक्त, विकृत मेद और विकृत कफ, ये तीन कम करके ही रक्त कम होता है। उसमें वात बढ़ाने वाला तो बस ट्रैवलिंग और वो छोटे मोटे हेतु है। पर वात को जो अवरोध हो रहा है वो बड़े रक्त, मेद और कफ से ही हो रहा है। ये तीन कम करोगे तो वात रक्त बेसिकली 90% सॉल्व हो जाता है। वात रक्त के बहुत केसेस में या अलग अलग अवस्था उपद्रव में आपको कुष्ठ जैसे स्किन पे बहुत प्रेजेंटेशन दिखाई देते हैं। मुझे लगता है वात रक्त से निकला हुआ कुष्ठ या प्रमेह से निकला हुआ कुष्ठ इसमें मुक्सुरादि बिल्कुल ज्यादा यूजफुल है कंपेयर टू प्लेन कुष्ठ जिसमें वात रक्त या कुष्ठ प्रमेह की कोई हिस्ट्री नहीं। हाँ, मतलब उत्तान अवस्था वात्रक्त की जो है, जिसमें कुष्ठ जैसे लक्षण होते हैं, हाँ, उस अवस्था में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। यस यस। मतलब ये थोड़ा सा मतलब गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी जो हमारे कॉमनली यूज कुष्ठ के जो कल्प है, या फिर हमें कुष्ठ सूचा तो मोस्टली पंचनिम्बादी या बृहत्तरिद्राखंड या ऐसे खदिरारिष्ट जैसे कल्प सूझते हैं। ये थोड़ा सा जो गोक्षुरादि गुग्गुल जो है वो, मतलब गुग्गुल कल्पना खुद फॉर श्योर, मतलब उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे ओपीडी में कि कितनी भी कोशिश कर लो, ये स्वयं ब्रूहणीय नहीं है ना कल्पना, जो गुल उसमें क्या क्या? प्रबल मात्रा में है ना। गुग्गुल कल्पना स्वयं ब्रूहणीय नहीं है ना इतनी ज्यादा। नहीं नहीं, ये भी तो मैं हाँ, गोकुल के अभी हाँ, गुण डाले हैं इधर। हाँ, बेसिकली प्रकाश ने इतना ही बोला है कि मेद हम्म, में अश्म और वात, मतलब हम्म, मेदोरोग, प्रमेह, अश्मरी, वात हम्म, और क्लेद, हम्म। कुष्ठ तो और हाँ, आम वात तो आखिर में। हम्म
बेसिकली तो गूगल। आम, क्लेद और मेद यही हम्म। कम करने वाला है गूगल। हाँ तो ये। ऑब्वियसली पुराने गूगल की बात हो रही है। हाँ तो ये गूगल कल्पना तो इसमें मुझे एक ये था कि नए गूगल और पुराने गूगल में मतलब एक्चुअली अभी मार्केट में क्या कंडीशन है, और बेसिकली अगर हमने कलेक्ट किया मान लो खुद में। से और रख दिया पुराना गूगल होने तक, तो उसमें वाटर लॉस से वेट लॉस वगैरह होता है क्या, टोटल रॉ मटेरियल हाँ में? ये मेरे पास है, नवा गूगल और पुराना गूगल दोनों है, क्योंकि पुराना मतलब इतना पुराना नहीं है पर साल 1.5 साल पुराना है। तो सबसे पहले तो उसका सुगंध कम हो जाता है, पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है ओके। गूगल पुराना पुराना होने पे। और रंग थोड़ा सा, मतलब अब अगर थोड़ा पीला गूगल जो होता है वो थोड़ा सा काला सा हो जाता है, और काला नहीं कह सकते, और उसका टिंच कम हो जाता है। ये दो तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है गूगल के ऊपर। और गुणात्मक बदल तो गारंटेड होता होगा कि नवगोकुल जो है वो ब्रूहनीय भी बताया गया है ना, और गुरु भी बताया गया है शायद। हाँ यस तो यस। हाँ तो नवगोकुल यहाँ पे अपेक्षित मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे फटाक से पेड़ से निकाल के लिया हुआ, जो मोस्टली अभी हम लोग ठंडी में ब्रूहन करने के लिए जो लड्डू वगैरह बनाते हैं उस पार्ट के लिए ज्यादा है। और पुराना गूगल ये सारी चीजें जो है हमारी औषधिकरण की उसके लिए है। तो ये गोक्षुरादि गुगुल में ये लेखनीय मतलब पुराण गुगुल ही फॉर श्योर लेना चाहिए ना, क्योंकि संप्राप्ति यस सारी यस। कुष्ठ मेह वात्रक तक की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे अपेक्षा हमें, और मुस्ता और त्रिकट और त्रिफला पड़ा हुआ है, तो कहीं पे भी हमें धातुओं का वर्धन अपेक्षित लग नहीं रहा है। मतलब सम धातु उत्पत्ति लग रही है, पर नव धातु उत्पत्ति में इसका ज्यादा रोल नहीं लग रहा है मुझे। नव धातु उत्पत्ति से ज्यादा यहाँ पे नहीं पुराना नहीं, जो दोष का पहचान और पुराने, दोष हाँ यस, हाँ शोधन पुराने यही क्लीन इसका धातु है, काम। वही वही मैंने, यस हाँ, ठीक। और चंद्रप्रभा में जो दंतरु उसकी फलश्रुति में आया है, तो उसका लोकल यूज बहुत अच्छी तरह से होता है। मतलब जैसे ये गला रोग के लिए हम कंठ सुधारक, ज्येष्ठ मध की गोली वगैरह जो चबा के खाने को बोलते हैं, वैसे चंद्रप्रभा चबा के चूस चूस के खाने से बहुत दंत रोग में फायदा मिलता है, और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स इसको यूज करते हैं। और मतलब मैं जिनके पास सीखा वो अ, सभी लोग ये यूज करते थे। और स्पेशली जमदग्नि सर तो क्या करते थे कि उन्होंने पूड़ी, मतलब पूड़ी में या खाने के लिए भी जो टेबलेट दी है चंद्रप्रभा की, तो दूसरी डब्बी में शशिवटी करके देते थे कि ये सिर्फ चबा चबा के चूस के खानी है। जिनको भी कंप्लेंट रहती थी कि बार बार हमें दंत रोग की संप्राप्ति कुछ ना कुछ होती रहती है, उनको दिन में एक दो बार ये चबा के खाने को बोलना चाहिए चंद्रप्रभा। तो उसका बहुत अच्छी तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम दंत रोगों में काम होता है। लोकल मतलब एप्लीकेशन नहीं बोल सकते, पर या बेसिकली लोकल एप्लीकेशन। और गोक्षुर में, अच्छा गोक्षुर के लिए लाइक टेम्परेचर और ड्राइनेस दोनों बहुत, मतलब टेम्परेचर ज्यादा और ड्राई एरिया ऐसा ऐसे में ही आता है गोक्षुर, या फिर थोड़े ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में भी आता है? नहीं गोक्षुर वैसे देखा जाए तो आता कहीं पे भी है, पर स्पेसिफिकली जो मरुभूमि है वहीं पे ज्यादा अच्छा आता है। सोलापुर, महाराष्ट्र का सोलापुर रीजन जो है, नगर सोलापुर रीजन, हम्म। वहाँ पे काफी गोक्षुर होता है। और कर्नाटक के मतलब मोस्टली मार्केट में जो गोक्षुर आता है वो हमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एक रीजन है, वहीं से सारा कलेक्ट होके आता है। अब गोक्षुर में भी दो चीजें हैं कि एक गोक्षुर का फल है, फल मतलब जो काटा होता है वो, और गोक्षुर का मूल है। तो गोक्षुरादि गुगुल के भी दो पार्ट है। हम्म। एक मूल अच्छा। वाला, कि जिसमें सिर्फ मूल यूज किया है। ओके। मतलब हाँ वो, लघु हाँ हाँ लघु पंचमोल में जो पंचमूल वाला, होगा। हाँ यस, लघु पंचमूल में यूज जो मूल करते बताया हैं। गया है वो, तो वो थोड़ा सा
ज्यादा लेखनीय हो जाता है, जहाँ बल्कि फल जो है वो थोड़ा ब्रूहनीय हो जाता है। तो पारदादा के बाद शायद आई थिंक सो ओके। गोक्षुर के मूल वाला पाठ मिलता है, मैंने उसके एक बीच में पोस्ट में देखा था। तो ये है, और चंद्रप्रभा का भी अच्छा। दो पाठ है। अभी डिस्कशन में पहले हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं है, कि एक कर्पूर डाल के चंद्रप्रभा बनाई जाती है, और कहीं हाँ, कहीं और दूसरा कचोरा, कचोरा जो है छठी। कचौरा। हाँ, तो हम्म कचौरा, वही मुझे पूछना था कि कचौरा का मुझे कुछ ज्यादा ये नहीं है नॉलेज। तो हम्म मतलब कर्पूर का, तो कर्पूर तो बहुत ही उत्तेजक, तीव्र, कफगना, तीक्ष्णा, हम्म उष्णा ऐसी ही चीज है। मतलब वो कफ का हम्म स्राव करके कफ को पिघला के निकाल देता है पूरा। तो हम्म। कचौरा, कचौरा तो बेसिक मतलब दीपन पाचन, हाँ, उष्ण दीपन कटु ऐसा पाचन, ही हाँ अलग है ना। उष्णकटु ही है, यस। कफवातक नहीं है। ये जो पाठ है, ये आई थिंक सो दादर शास्त्री के परंपरा में, मतलब पांचभौतिक वाले के परंपराओं में है शायद, मुझे भी याद नहीं आ रहा है किसके परंपरा में है। नहीं नहीं, गणेश शास्त्री में भी ये हाँ दिया है। हाँ, गुणे शास्त्री मतलब में है, उससे यस पहले यस, हाँ। से हाँ, हाँ, होगा। हम्म। तो कचोरा वाला पार्ट वो गुणे शास्त्री वाले सभी लोग वही यूज करते हैं, मतलब कि वो कर्पूर यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि कर्पूर ओरिजिनल आता ही नहीं है मार्केट में, तो उसकी जगह ये यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। पर ऐसा नहीं है, मिल जाता है कर्पूर, ओके। कर्पूर इतना प्रॉब्लम नहीं है कर्पूर का, मतलब मैंने देखा है कर्पूर इतना इशू नहीं है, कि चंद्रप्रभा में मेन इशू कर्पूर का नहीं, शिला जतु का कि मतलब केला जो तो मिलता ही नहीं है। तो शिला जतु मेन क्वेश्चन है कि वो, अभी मैं मल्लार से परसों डिस्कस कर रहा था कि शिला जतु अगर ओरिजिनल शिला जतु अगर खुद 1 लाख के आसपास केजी जा रहा है, तो चंद्रप्रभावती उसकी बनाई जाए तो 2.5-3 लाख रुपए किलो तो बन ही जाएगी। हम्म हम्म एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं, अभी मार्केट में जो मिलता है अभी, एक तो उसमें मेरे को अब वो केमिकल का नाम याद नहीं, कि जो लिखते हैं कि हमारे इसमें इतना केमिकल है, वो तो वो तो सब फेक रिपोर्टिंग चलता है। तो उस पे तो भरोसा नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उसमें गोमूत्र गंधा भी आता है आजकल। अगर हाँ, आप वो खरीदने फ्लूविक जाओ एसिड, फ्लूविक शिलाजीत एसिड क्या कर देते हैं ना, तो वो फ्लूविक, वो हाँ, फ्लूविक फ्लोविक एसिड का। एसिड। तो वो गोमूत्र में डाल के या भवना दे के ऐसा कुछ तो करके, बेसिकली डामर ही रहता है वो, जिससे गोमूत्र गंध आता है। तो हमें लगता है कि अच्छी क्वालिटी का हम्म शिलाजीत है। हम्म यस। हम्म। और चंद्रप्रभा और अजून, मेन तो चंद्रप्रभा कॉम्बिनेशन ही बहुत, मतलब मैं स्टार्टिंग में नहीं था डिस्कशन के, तो बहुत बड़ा टॉपिक है इसका, स्टार्टिंग से पार्ट होना चाहिए था ऑनेस्टली मुझे। बट हाँ, चंद्रप्रभा कॉम्बिनेशन आई थिंक नहीं, सो मैं एक। वही बोल रहा था कि ये बहुत, एक तो मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम और ऐसे शमन करने वाली दवाई है। इसमें 31 या 32 इंग्रेडिएंट है, पहली बात तो। और उसमें से वो दोषों पे तो जो बोला मैंने वो लिखा है बस, कि कफग्न है और पित्त के कम से कम करती है वगैरह। मतलब हम्म सब कॉमन गुण इंग्रेडिएंट्स के निकालोगे तो वही आता है। और हम्म फलश्रुति में तो इतने व्याधि आते हैं कि बेसिकली सारे दोष धातु सब कवर हो जाता है उसमें। हाँ वो पर लगभग हाँ, पर फिर भी एक ध्यान आ जाता है कि ये पूरा कॉम्बिनेशन देखा जाए तो कफग्न है फॉर श्योर। हम्म। और वातग्न है। और इसमें मैं ये बोल रहा था कि आहार द्रव्य, औषधि द्रव्य और अ, विषय द्रव्य, तो हम्म इसमें जो दो भस्म यूज किए हैं, स्वर्ण, माक्षिक और लोह, ये भी दो हम्म ऐसे एलिमेंट्स है कि मॉडर्न वाले तो कच्चा ही लोहा यूज करते हैं। और स्वर्ण माक्षिक भी मतलब शोधन मारण किए बिना उसके गलत परिणाम दिखते हैं शरीर पे, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म और वो विषय द्रव्य ऐसा सच नहीं है। लोहा भी विषय हम्म द्रव्य नहीं है, जैसे आर्सेनिक है या ताम्र है।
ये प्रॉपर हाँ मतलब विषद्रव्य, कोई विष विष उत्तेजक लोह नहीं है, मतलब एक विष ही है लोह मतलब। वर्ग का उत्तेजक ताम्र हाँ, जैसा या तो ऐसा ऐसा एक भी इंग्रेडिएंट वंग चंद्रप्रभा नाग में है ही जैसा नहीं कोई जो लोहा नहीं। विषद्रव्य है। हम्म। और वनस्पति भी कोई भल्लातक जैसी, या फिर कोई बहुत ज्यादा शोधन करने वाली जयपाल जैसी, ऐसी कुछ भी चीज चंद्रप्रभा में है नहीं। तो बेसिकली हम्म। मैं ये बोल रहा था कि आहार द्रव्य पे शरीर का कंट्रोल ज्यादा रहता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपको, आपके शरीर को 1 चम्मच शक्कर की जरूरत है पर आपने 3 चम्मच खा ली, तो शरीर कुछ ना कुछ करके वो एडजस्ट कर लेता है। और आपको अगर 1 चम्मच हरी तकी की जरूरत है, आपने 3 चम्मच खा ली, तो उसका विपरीत परिणाम होगा। और सही बात है। ये हो गया मतलब आहार और औषधि के बीच का डिफरेंस। और तीसरा आता है विषय द्रव्य। अगर आपको 10 मिलीग्राम जयपाल की जरूरत है या 10 मिलीग्राम करताल की जरूरत है और आपने 100 मिलीग्राम खा लिया, तो बहुत ही विपरीत परिणाम हो जाएगा, उस पर कंट्रोल नहीं रहता बॉडी का। तो मतलब ये आहार, आहारीय द्रव्य, औषधि द्रव्य और विषय द्रव्य, ये तीन में ये डिफरेंस है। और इसमें जो भी औषधि द्रव्य यूज किए हैं वो बहुत माइल्ड टाइप की यूज किए है, इसलिए ये बहुत ज्यादा सेफ और ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐसी दवाई है। कोई भी पेशेंट में 100% सही या 100% गलत चंद्रप्रभा को हम बोल ही नहीं सकते। ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट में यूज कर सकते हो बिना हाँ, ज्यादा चंद्रप्रभा सोचे। ताप्यादि, चंद्रप्रभा ताप्यादि ऐसी दो दवाई है जो बहुत अच्छी तरह से मीडियम एस्टेब्लिश किए हुए हैं। यस। ऑलराउंडर के टाइप वाली। हम्म। हम्म, कि किसकी जरूरत है, आज बॉलिंग की जरूरत है या बैटिंग की जरूरत है टीम को, उस हिसाब से वो काम करने वाली है उससे। हम्म। तो बस अभी बाकी कुछ जो किसी और को शेयर करना है डाउट है तो पूछो फटाफट। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मतलब वही पॉइंट पे मैं फिर से आ रहा हूँ कि जैसे हमने पिछली बार पांडु कामला हलीमक्खी सब डिस्कस किया था कि कैसे और ज्यादा उष्ण गुण बढ़ता बढ़ता गया, तो पांडु से कामला, कामला से हलीमक्खी से होते जाती है संप्राप्ति। चंद्रप्रभा में आप अगर फिर से देखोगे तो पांडु भी आया है, कामला भी आया है, हलीमक भी आया है। हम्म। मतलब पॉइंट ये है कि इसका कोई स्पेसिफिक यूज केस है ही नहीं, यही इसकी पावर है। ये आप सब में यूज कर सकते हो। ठीक है, आय थिंक सो मला एवढं. ओके। हम्म. किसी का कुछ क्वेश्चंस है? एंड करते हैं session। यस यस. ओके.